नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। एचएनएम पर वक्त है उत्तर प्रदेश की खबरों का। सोमवार को सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर टिप्पणी करने पर विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महाकुंभ में अव्यवस्था और भगदड़ के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि समाजवादियों और वामपंथियों को सनातन की सुंदरता रास नहीं आ रही है। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वही मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली और सुअरों को गंदगी, जबकि संवेदनशील लोगों के रिश्तों की खूबसूरती की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई दी हैं। गरीबों को रोजगार तो अमीरों को धंधा मिला। आयोजन बनाने के लिए क्यों उल्लेख? आपत्ति थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में राज्यपाल जी के अभिभाषण में महाकुंभ को वैश्विक स्तर का आयोजन बनाने के लिए क्यों उल्लेख किया और उस प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों नहीं की। मैं भौचक हूं। 2013 में आपको वहां जाने नहीं दिया गया था। इस बार आप गए थे। नहीं, इस बार आप गए थे, आपने स्नान किया, आपने उसकी सराहना भी की और वहां की सुविधाओं के बारे में मुक्त कंठ से प्रशंसा की। हाँ, ठीक है, कोई भी हो, व्यवस्था सरकार की थी, सरकार की व्यवस्था होती है, व्यवस्था सरकार की थी, माध्यम अध्यक्ष ही थे, लेकिन गए और जाकर के आपने उन सुविधाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और आपने इस बात को कहा। और जब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती, अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस महाकुंभ के आयोजन का हिस्सा नहीं थे। अभी 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि आएगी। आज 24 है, कल 25 और परसों 26 फरवरी तक मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से देश और दुनिया महाकुंभ के प्रति आकर्षित है, यह 65 करोड़ की संख्या पार होगी। और देश और दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है भारत के अंदर, अगर हम संख्या को देखें, जनसंख्या को देखते हैं तो 144 करोड़ का भारत है। इसमें सनातन धर्मावलंबियों की संख्या 110 करोड़ है। और आपने कहा कि आप बुद्ध को नहीं मानते। मैं तो भारत के हर महापुरुष को सम्मान देता हूं जिसने भारत के अंदर जन्म लिया। उधर कन्नौज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव पर दिए गए बयान को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने डिप्टी सीएम से माफी मांगने की मांग की है। दरअसल डिप्टी सीएम ने सदन में दिवंगत मुलायम सिंह के लड़कों से गलती वाला बयान दोहराया था, जिससे लेकर सपाइयों में आक्रोश है। सपा प्रवक्ता आकाश शाक्य ने कहा कि नेताजी पर दिया गया बयान तुच्छ मानसिकता का प्रतीक है। डिप्टी सीएम ने बजट पर चर्चा से बचने के लिए इस तरह का अनर्गल बयान दिया। श्रद्धेय नेताजी का व्यक्तित्व बहुत विशाल व्यक्तित्व है, बहुत विशाल व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए काम किया है। लेकिन वर्तमान की भाजपा सरकार सभी जनहित के मुद्दों पे फेल है। और आज जो भाजपा सरकार ये झूठा और खोखला बजट लाई है, इस बजट पे चर्चा ना हो, इस बजट की ओर ध्यान भटकाने के लिए, सदन में चर्चा न करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। इसी क्रम में जो माननीय ब्रजेश पाठक जी ने बयान दिया है वो उनकी तुच्छ और घटित मानसिकता का परिचायक है। माननीय नेताजी पे उनके बयान के लिए अगर ब्रजेश पाठक जी ने माफ़ी नहीं मांगी तो समाजवादी पार्टी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार आंदोलनरत होके और ब्रजेश पाठक के खिलाफ बड़ा आंदोलन तैयार करने का काम करेगी। बलिया में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति एंट्री को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिना नीतीश कुमार की इजाजत के निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री नहीं होगी, लेकिन निशांत की मीडिया में चर्चा ही महत्वपूर्ण बात है। साथ ही उन्होंने जेडीयू में 3 रावण वाले पप्पू यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, जेडीयू में कोई रावण विभीषण नहीं है और पहले पप्पू यादव बताएं कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के
मेंबर हैं, वो खुद तो स्थिर नहीं है। ये मीडिया में बात चलता रहता है और राजनीति में चर्चा ही महत्वपूर्ण बात है, लेकिन निशांत जी को राजनीति में आना नहीं आना ये नीतीश कुमार जी के ऊपर निर्भर है। नीतीश कुमार जी के बगैर इजाज़त का यह काम संभव नहीं है, लेकिन उस लड़के में ज्ञान है, समझ है और बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लखनऊ में सर्विलांस सेल डीसीपी पश्चिमी थाना ककोरी पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में खुलासा करते हुए 4 शातिर हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। बताया गया कि जमीनी विवाद के चलते युवक की हत्या की गई थी। जैसा कि आपको जानकारी है कि ग्राम बेहटा जो थाना काकोरी के अंतर्गत आता है, वहाँ पर अंकित नाम के एक युवक की 19 तारीख को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में तत्काल एफआईआर पंजीकृत करते हुए इसमें गिरफ्तारी के लिए और खुलासे के लिए टीम लगाई गई। उसी क्रम में आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक सुमित है, दूसरा टमुआ है, तीसरा इसमें एक रंजीत और अंशु यादव। और इनके पास से 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। और जो घटना का कारण बताया जा रहा है उसमें मुख्य रूप से कोई एक जमीन का विवाद था जो बेहटा गांव में था, उसी के लेकर ये बात हुई थी। कानपुर में नए व्यापारियों को परेशानी से बचाने और सही मार्गदर्शन देने के लिए अनुभवी और काबिल विशेषज्ञों की एक टीम तैयार की गई है। इन विशेषज्ञों का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को सही रणनीति, वित्तीय प्रबंधन, मार्केटिंग और व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद करना है। बता दें कि विशेषज्ञों की यह पहल नए व्यापारियों को सही दिशा देने के साथ साथ उनके व्यापार को मजबूती प्रदान करने में मदद करेगी। कई सालों से मार्केट में काम कर रहे हैं, 12-12, 15-15 साल कहीं पे जाके क्योरी रिस्क। हमारी जो बीपीपी एमएफडी प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, हम सभी जो एक्सपर्टीज़ हमारे मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली में बेस वही है मार्केट को रूट कराने का। तो हम उन सभी को एक प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो किसी के फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है। क्योंकि होता क्या है कि ग्राउंड पे जब हम कभी भी किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल अगर ग्राउंड की सही तरीके से रूपरेखा बनाई जाए तो कोई भी स्टार्टअप फेल नहीं हो सकता। तो हम उन सभी अपने भाइयों का यहाँ अपने पोर्टल पे, अपने बीपीपी एमएफडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पोर्टल पे उनका स्वागत करते हैं। आप हमसे आके जुड़िए। आपका प्रॉपर में आपका जो एक्सपीरियंस है वो किसी भाई के लिए फ्यूचर एक अच्छा ब्राइट कर सकता है। तो इसलिए हम आपको अपने साथ जोड़ने के लिए आए हैं। इस पोर्टल का हमारा नाम है कौशल हमारा एक पोर्टल है बीपीपी का, जो एक नया इनिशिएटिव है। और आप बात करेंगे, इस प्रकार का कोई भी फोरम आज तक कभी किसी ने नहीं किया है जो हम करने जा रहे हैं। हम हर एक गली, हर एक मोहल्ले में, हर एक सिटी में जो भी मेरे एक्सपर्टीज़ हैं, जो मैक्सिमम समय से किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उनको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनको सही प्लेटफॉर्म देने के लिए हम कौशल अपना एक पोर्टल लेके आए हैं। आजमगढ़ के शहर क्षेत्र में बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाला मामला सामने आया, जहां मोहल्ला आरजी बाग में 800 करोड़ का बिजली बिल आने से उपभोक्ताओं के होश उड़ गए। इसी पर शिकायतकर्ता ने कहा कि इसकी शिकायत मौखिक रूप से कर्मचारियों और संबंधित क्षेत्र के जेई से की गई, जहां उन्होंने अगले महीने दुरुस्त होकर बिल का आश्वासन दिया है और कार्रवाई नहीं होने पर लिखित शिकायत अधिशासी अभियंता से की। उसके बाद भी बिल दुरुस्त नहीं हो सका। इस मामले को लेकर आजमगढ़ के मुख्य अभियंता ने बताया कि शिकायत मिलने पर उनका बिल दिसंबर माह में ही संशोधित कर दिया गया है और सिस्टम एरर की वजह से गलत बिल शो हो रहा है। एक सालों से मकान बन रहा था, 6 महीने पहले बन करके तैयार हो गया था। ये पूरा बिजली का मामला जो अस्थायी कनेक्शन था तो सही था, उसका हिसाब किताब कर दिया गया। फिर अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन हुआ। ये सामने जो पीछे मीटर दिख रहा है, ये मीटर लगा। मीटर लगने के बाद जो पहला बिल आया तो लगभग मीटर की रीडिंग 800 रुपये के आसपास आई, लेकिन उसमें बकाया नीचे दिखा रहा था 7 अरब 99 करोड़ 99 लाख समथिंग कुछ करके। तो
चौकन्ना हुए लोग कि भाई इतना बिल पहली बार में कैसे आ गया। तो विभाग मीटर जो रीडर है उसको बताया गया, तो उन्होंने कहा कि ये अगले महीने सुधर जाएगा, ये गलती से किसी आईडी का जुड़ गया है, तो ये सुधर जाएगा। फिर अगले महीने वो रीडिंग लेने आया, फिर कहीं कोई सुधार नहीं हुआ। मूल बिल जो है वो लगातार हमारे द्वारा जमा होती रही, लेकिन ये बकाया लगातार अनवरत रहा। तो इसके बारे में जेई जो अकबर अली जी हैं उनको अवगत कराया गया, तो उन्होंने कहा कि चूँकि लंबा अमाउंट है, जब तक एक्सीएन साहब के संज्ञान में नहीं आएगा तब तक ये नहीं सुधरेगा। तो फिर एक्सीएन साहब को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि अगले महीने जब मीटर रीडिंग होगी तो ये बिल सुधर करके जाएगा। लेकिन फिर पुनः जो है 6 से 12 तारीख के बीच में मीटर रीडर आता है। तो पिछली बार जब फिर आया तो जो मूल बिल थी वो तो दिखाया, लेकिन बकाया यथावत दिखा, वो आज भी बरकरार है। लगभग 6 महीनों से समस्या है, वो आज भी समस्या बनी है। ये दिसंबर के महीने में बिल बना था, तो दिसंबर के महीने में वो उपभोक्ता एक्शन साहब के यहाँ गया था, तो एक्शन साहब ने जो है उसको दिसंबर में ही रिवाइज कर दिया। वो फिर बाद रिवीजन के बाद 874 का बना था, उपभोक्ता ने जमा भी कर दिया। तो 7 अरब 99 करोड़ और 99 लाख रुपए का बना था। अच्छा। वो हालांकि बिल अगर जो एक्शन साहब ने बताया कि बिल तो 94 यूनिट का था, जो मंथली बिल बना था वो 94 यूनिट का ही बना था। अच्छा। लेकिन सिस्टम एरर की वजह से वो नीचे जो एरिया दिखाया गया वो 99 करोड़ 99 अरब 99 करोड़ 99 लाख दिखाया गया। हालांकि होल्ड पर जाना चाहिए था पर गया नहीं। जी। संशोधित तो दिसंबर में ही हो चुका है। अपडेट तो हो ही चुका है, क्योंकि उन्होंने 874 दिसंबर में बना वो जमा कर दिया, जनवरी में 2188 का बना वो जमा कर दिया, फरवरी में 1313 का बना वो जमा कर दिया उपभोक्ता ने। तो उपभोक्ता अपडेट तो है ही। प्रयास ये है ना कि हम लोग जैसे हमारा डाटा आता है तो हम पहले ही देखते हैं कि हमारे कितने हाई वैल्यू बिल बने हैं, तो उन हाई वैल्यू बिल को बाबू को लगा कर उनको ठीक करा लिया जाता है पहले। नोएडा में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। जांच में जुटी थाना इकोटेक 3 पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि मृतक, उसकी पत्नी, उसके परिजनों का आपस में झगड़ा होता रहता था, जिसके चलते मृतक की साली ने जीजा को मारने के लिए 15 लाख की सुपारी दी थी। दोनों परिवारों के बीच एक पारिवारिक मतभेद था। मृतक और उसकी वाइफ की शादी 28 जनवरी 2024 को संपन्न हुई थी। कुछ दिनों बाद ही मृतक के फादर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उसके बाद से ही दोनों परिवारों के बीच तनाव चल रहा था। बोलचाल भी काफ़ी समय से बंद थी और ये लोग मीडिएशन लगातार कंट्रोल रूमों में कर रहे थे। जो सचिन है, जो इसका मास्टरमाइंड है, वह इस लिटिगेशन से परेशान था और क्योंकि दोनों तरफ के घर वाले डिवोर्स की तरफ आगे बढ़ रहे थे, इसलिए इन सभी चीज़ों से परेशान होकर उसने अपने इसमें मंजीत का मर्डर कराने की सुपारी दी और इस घटना को 21 फरवरी 2025 को अंजाम दिया। इसमें अभी जो शूटर्स हैं उनकी भविष्य में गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसमें जो अन्य परिवार वाले हैं उनकी रोल की और उनके भूमिका की जांच अभी प्रचलित है। सर, क्या पत्नी की भूमिका भी अभी पत्नी की, ससुर की और अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उन सभी के बारे में जानकारी की जा रही है और विवेचना के क्रम में इन सभी का रोल जो है वो उसमें और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सुपारी में कितना पैसा दिया गया था सर? कितना? लगभग 15 लाख रुपए की इसने सचिन ने 15 लाख रुपए की पेशकश की थी, जिसमें से इसने 5 लाख ऑलरेडी पे कर दिए थे। बाकी अमाउंट जो था वो घटना के बाद पे होना। संभल में चामुंडा देवी मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने से खफा 15 हिंदू परिवारों ने बड़ा कदम उठाया। इन परिवारों के लोगों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए। उनका कहना है कि चामुंडा मंदिर की भूमि पर दबंगों ने लंबे समय से कब्जा किया है, लेकिन अब तक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जीर्णोद्धार के नाम पर हिंदू धर्म स्थलों पर कब्जा किया जा रहा है। यही नहीं, प्राचीन कुएं का नाम भी बदल दिया गया। मामले का संज्ञान लेते हुए प्रशासन पोस्टर चस्पा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है। इसमें विमल सैनी नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत अभी की थी। वहां पे एक चामुंडा माता के मंदिर की भूमि है जो 650 स्क्वायर मीटर है, जिस पर अतिक्रमण हमने पूर्ण रूप से हटा दिया। मात्र 100 स्क्वायर मीटर के ऊपर एक मकान बना हुआ है। उस मकान के ऊपर 67 वन की कार्रवाई
चल रही है वो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसका कब्जा हटाया जाएगा। और इस तरह की जो स्थिति है वो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास है। वहां किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है, न ही कोई किसी को निर्माण करने से रोक रहा है। और नगर पालिका के द्वारा अब हम तारबंदी भी उसकी करवा रहे हैं और कोई समस्या नहीं है और लोगों को समझाया जाएगा और जो व्यक्ति ऐसा समस्या उत्पन्न कर रहा है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अभी उनको बैठ करके समझाया जाएगा क्योंकि इसे एक व्यक्ति के द्वारा भड़काया गया है। वहां इस प्रकार की कोई स्थिति ही नहीं है और जिसकी वो बात कर रहा है वो पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त है और जहां अतिक्रमण है वहां पर कानूनी प्रक्रिया के द्वारा अतिक्रमण दूर कराया जाएगा। जौनपुर के अयोध्या मार्ग में खुले नए स्कूल के इनॉग्रेशन कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल पहुंचे, जहां मीडिया के स्कूलों में ड्रेस, कॉपी, किताब और अन्य पाठ्य सामग्री की बिक्री के सवाल पर वे नाराज हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं शहर में खुले इस स्कूल को लेकर चर्चा हो रही है कि यहां पहले साउथ इंडियन स्कूल नाम के एक स्कूल चल रहा था जो किसी वजह से अन्यत्र शिफ्ट हो गया। अब सवाल उठ रहा है कि किराए की बिल्डिंग में इतनी जल्दी नए स्कूल को मान्यता कैसे मिली। मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र में स्थित स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोप है कि स्कूल के चेयरमैन ने 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और मामला दबाने के लिए छात्रा पर दबाव भी बनाया। मामले की सूचना मिलते ही स्कूल पहुंचे परिजनों ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ जमकर हंगामा किया। फिलहाल मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं स्कूल 7 बजे आई थी सुबह। मेरे स्कूल के ऑनर ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और मेरा हाथ भी पकड़ा और मैंने स्कूल के स्टाफ से फ़ोन मांगा तो उन्होंने घर बताने के लिए भी मना कर दिया और ना ही फ़ोन दिया कि इस बात को यहीं छुपा दो कि घर जाके मत बताओ। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय रामपुर आकर बसे 2156 शरणार्थियों को जंगल की जमीन पर मालिकाना हक मिलने वाला है, जहां जिला प्रशासन ने सरकार को रिपोर्ट पहुंचने के बाद इसकी उम्मीद बढ़ा दी है। इस समय ये परिवार स्वार तहसील क्षेत्र के 23 गांव में रहते हैं और उनकी फसल का आंकड़ा सरकारी नहीं है, जिससे आपदा आने पर फसल का कोई मुआवजा नहीं मिलता। वहीं कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि शरणार्थियों को जल्द मालिकाना हक मिलने वाला है और इस मामले को लेकर सीएम योगी से मुलाकात भी की थी। इस मामले की शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। जो पाकिस्तान से आए हैं और लगातार यहाँ पर रह रहे हैं, नागरिकता उनके पास है, मगर ये है कि उनके पास जो ज़मीनें हैं, भूमि है, वो उनके पास भूमि धरी नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी जिसमें मैं भी उसमें शामिल हूँ और यही हमारे रामपुर की बात नहीं है, ये रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, इस तरह से बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ बहुत सारे लोग यहाँ आकर बसे हैं और उनको भूमिधरी का हक नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करके माननीय मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई और उसको बहुत जल्दी हम जिनको भूमिधरी नहीं थी उनको भूमिधरी करने का बहुत जल्दी काम होगा। उनको जो ज़मीनें अनलीगल लेके, मतलब जो कभी फॉरेस्ट वाले उनको तंग करते थे, कभी अधिकारी तंग करते थे, तो आज बहुत जल्दी ये सर्वे वगैरह हो गया है। बहुत जल्दी उनको भूमि का, उनको ज़मींदारी हक जो है उनको दिलवाने का हम लोग काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन अभियान को लेकर सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। वहीं दूसरी ओर बबनान नगर पंचायत में स्वच्छता अभियान बेअसर दिखाई दे रहा है, जहां जाम पड़ी नालियां और गलियों पर फैली नालियों की ये गंदगी पानी नगर पंचायत पहचान बनता जा रहा है, जिससे वार्ड नंबर 4 के भगत सिंह नगर के निवासी बेहद परेशान हैं और अब बार बार शिकायत करने पर भी समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है। इसी को लेकर वार्ड के लोगों का कहना है कि नगर पंचायत में बेहतर बुनियादी सुविधा देने के दावे फेल हो चुके हैं और टूटी नाली सड़क की मरम्मत के प्रति नगरपालिका प्रशासन गंभीर नहीं है। वहीं इसी को लेकर अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नगर में बराबर सफाई की जाती है और सारी व्यवस्थाएं ठीक है। वार्ड नंबर 4 भगत सिंह नगर, नगर पंचायत बबनान, पिछले 6-7 महीनों से समस्या लगातार कंटिन्यू बनी हुई है। हमने यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष परवल मलानी जी को अवगत कराया,
ईओ कीर्ति सिंह को अवगत करवाया, भास्कर बड़े बाबू को अवगत करवाया और कार्यालय नगर पंचायत को भी दिया। उसके बाद IGRS 2-3 बार करवाया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। सबका ताली वहाँ से निस्तारा लगा के सब लोग भेज दे रहे हैं कि साफ़ सफाई हुआ सही हो गया। तकलीफ यहाँ राहगीरों को आने जाने में काफ़ी समस्याएं हैं। जल भराव, नाली का पानी ओवरफ्लो होकर बहता रहता है, जल जमाव के कारण आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। स्वच्छता मिशन अभियान की पोल खोल रहा भवनान नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 के भगत सिंह नगर। गलियों में फैला नालियों का गंदा पानी और मोहल्लों का कूड़ों का ढेर जिम्मेदारों की दावों की पोल खोल रहा है। वहीं जिम्मेदार कहते हैं कि नालियां सफाई जाती हैं, कूड़ों का ढेर उठाया जाता है, लेकिन नगरवासी कहते हैं महीनों हो गए नालियां सफाई नहीं गई, जिससे गलियों में पानी फैला रहता है, आने जाने में लोगों को परेशानी होती है, कूड़ों का ढेर उठाया नहीं जाता है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर अधिशासी अधिकारी कीर्ति सिंह से जब बात की गई तो उनका कहना है कि रोड सड़क टूट गई है, जिसको लेकर उसका लिया गया है, जल्द ही सड़क बनाई जाएगी और नालियां सही की जाएंगी, लेकिन कि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, जिसको लेकर नगरवासी कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन शिकायतों का निस्तारण तो पोर्टल पर कर दिया जाता है, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। बस्ती से HNN के लिए रत्नेश्वर मिश्र। केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ताओं पर लाए गए कानून के खिलाफ आज आजमगढ़ के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया और केंद्रीय मंत्री के विरोध में नारे लगाते हुए अधिवक्ता संशोधन कानून बिल की प्रतियों को फूंका है। वहीं अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर कहा कि सरकार की ओर से जो कानून लाया गया वो मनमाना, निरंकुश और तानाशाही रवैये को प्रदर्शित करता है। इसी क्रम में वकीलों ने कहा कि इस कानून के माध्यम से सरकार हमको गुलाम बनाना चाह रही है और वकील स्वतंत्र होकर अपना काम नहीं कर पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि अधिवक्ता कानून संशोधन अधिनियम पूरी तरह से वापस ले लिया जाए और इसे मूल अधिवक्ता अधिनियम 1961 में यथावत रखा जाए। अधिवक्ता अधिनियम 1961 में एक प्रस्तावित संशोधन लाया गया है जो संविधान की मंशा और मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। इस संबंध में आपके माध्यम से अवगत कराना है कि हमारे कदाचार को रेगुलेट करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, जो ऑटोनोमस बॉडी संविधान द्वारा गठित है, पूरा अधिकार है। जैसे डॉक्टरों पे कोई कार्रवाई होती है तो उसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। आप प्रेस के हैं, आपको भी जानकारी होगी, मैं अवगत करा रहा हूं कि अगर पत्रकारों की कोई बात होती है तो उस पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्शन करती है, उसमें सरकार को कोई अधिकार नहीं है। ये अधिवक्ता संशोधन बिल पूर्णतः गैर कानूनी है, नैसर्गिक न्याय और मौलिक अधिकार के खिलाफ है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और मेघालय से लेके द्वारका तक वकील सड़क पर हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे HNN 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।